हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और गंगा पाठ्य पुस्तिका से आज एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, ऐसी भी बातें होती हैं। ये चैप्टर लिखा है यतेंद्र मिश्र जी ने और ये लता मंगेशकर जी से साक्षात्कार यहाँ पर हो रहा था। तो साक्षात्कार में वो क्या बातें करते हैं, क्या इनकी बातें हो रही हैं, तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। लेकिन इससे पहले हम यतेंद्र मिश्र जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चलिए, मेरी आवाज ही पहचान है, आप जानते होंगे, हिंदी की एक महान गायिका लता मंगेशकर, जिनकी आवाज देश और दुनिया के हर कोने में गूंजती है। तो कहती हैं, मेरी आवाज ही पहचान है, अपनी आवाज से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में अपनी पहचान बनाने वाली भारत रत्न, इनको भारत रत्न से विभूषित किया गया था। लता मंगेशकर संगीत के संसार का वह नाम है जिनके विषय में यदि बात न हो तो भारतीय संगीत की बात अधूरी रह जाती है। इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर ने 5 वर्ष की आयु में अपने पिता से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली और जीवन पर्यंत वो जो है संगीत के प्रति समर्पित रही। जीवन के अनेक उतार व चढ़ाव संघर्षों के होते हुए भी लता मंगेशकर ने किस प्रकार संगीत और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया, आइए उन सब के बारे में हम इस साक्षात्कार में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम यतेंद्र मिश्र जिन्होंने ये साक्षात्कार हमारे सामने प्रस्तुत किया है उनके बारे में जान लेते हैं, यानी कि हमारे जो लेखक हैं। यतेंद्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। यतेंद्र मिश्र के 3 काव्य खंड प्रकाशित हुए, जिसमें यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डोंडी पर आलाप और इसके अलावा उन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा इन्होंने स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित छाती का संपादन भी किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिकाएं सहित का संपादन कर रहे हैं। तो यहाँ हम एक साक्षात्कार पढ़ेंगे जो कि स्वर कोकिला जिनके नाम से जिनको जाना जाता है, लता मंगेशकर। हाल ही में 2022 में इनकी मृत्यु हो गई और लेकिन ये इनकी जो आवाज है वो हमेशा अमर रहेगी इस धरती पर, क्योंकि इतनी सुरीली आवाज इनकी थी कि इनको स्वर कोकिला का नाम दिया गया है। तो आइए इनके जीवन के उतार चढ़ाव को हम पढ़ते हैं इस साक्षात्कार में। साक्षात्कार का शीर्षक है, ऐसी भी बातें होती हैं। यतेंद्र मिश्र जी लता मंगेशकर जी से, देखिए, जब साक्षात्कार होता है तो आपसे कोई सवाल करता है और आप उनका जवाब देते हैं। लता मंगेशकर जी से बातें कर रहे हैं और क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे लेखक यतेंद्र मिश्र जी कह रहे हैं, दीदी आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं, जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। तो देखिए, हर जो सफल व्यक्ति होता है उसके साक्षात्कार को हर कोई सुनना चाहता है। जब व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के साक्षात्कार, उसके जीवन के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी सफलता के पीछे इनके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे, कैसे इन्होंने प्रयास किया, क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में किया, और उनके जीवन से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। और आपने देखा होगा, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष भरी कहानी होती है। यूं ही सफलता नहीं मिल जाती है।
यानी कि उन्हें जो है उस सफलता के पीछे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कई बार विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। तो आइए हम लता मंगेशकर जी के बारे में जानते हैं। यतेंद्र मिश्र जी उनसे पूछना चाहते हैं कि करोड़ों आपके जो प्रशंसक हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, तो कहीं आपके जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं, यानी कि आपको सुनने के बाद लोगों को जो है एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है। आप अगर तैयार हो तो मैं ऐसे असंख्य शुभ चिंतकों आपके प्रति आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं यानी कि सुनने वालों और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इधर यतेंद्र मिश्र जी उनसे जो है पूरे देश के, क्योंकि जब साक्षात्कार होता है तो आप देखते होंगे, लाइव भी देखते हैं आप, तो सबकी तरफ से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ लेखक लता मंगेशकर जी से कहते हैं कि हम जो है सभी श्रोताओं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, और साथ में जो फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए कहते हैं आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लता मंगेशकर कहती हैं, जी जरूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि ठीक है, आप जो कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपका कुछ ऐसा करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लता मंगेशकर जी कहती हैं, आप पूछिए मुझसे, मैं आपका प्रश्न जो भी आप पूछेंगे उनका उत्तर मैं दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना उसे आपको बता सकूं। आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ। जहां यतेंद्र मिश्र जी ने अपने माध्यम से करोड़ों देशवासियों, उनके प्रशंसकों, जो उनकी संगीत की प्रशंसा करते हैं, उनकी संगीत के जो दीवाने हैं, उनकी तरफ से प्रणाम किया, तो इधर जो है लता मंगेशकर भी उन सब लोगों का धन्यवाद करती हैं, उन्हीं के माध्यम से। कहते हैं कि आपके माध्यम से मैं करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूँ। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि जिस जिस प्रकार से लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है, मुझे सम्मान दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाकर भी लोगों का जो है आभार व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, ऐसा वो बता रही हैं। अब यतेंद्र मिश्र जी उनसे कहते हैं कि आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की वे कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित हैं, जिनको याद करना आपको सुख से भरता है। अब लता मंगेशकर जी कहती हैं कि आपके पिता, यतेंद्र मिश्र जी ने क्या कहा, पहला प्रश्न उनसे पूछा लता मंगेशकर जी से, जहां उन्होंने पहले उनकी प्रशंसा की और उनके जो संगीत के दीवाने लोग हैं उनकी तरफ से उन्हें प्रणाम किया, उनका जो है आभार व्यक्त किया। दूसरी तरफ जो है लता मंगेशकर ने भी यतेंद्र मिश्र जी के माध्यम से ही करोड़ों देशवासियों को जो है आभार व्यक्त किया, उनका जो है अभिनंदन किया। और अब जो है यतेंद्र मिश्र जी उनसे पहला प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर, इनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, कि वे कौन सी स्मृतियां हैं, स्मृतियां अर्थात यादें, वो कौन सी यादें हैं जो आज भी आपके स्मरण में, जो आपकी आज भी आपके जो है जहन में जीवित हैं, जिनको याद करना आपको सुख से भरता है। तो पहला प्रश्न जब उनसे पूछा गया तो लता मंगेशकर जी कई बातें हैं, कहती हैं कई बातें हैं, जैसे हम लोग बचपन में बहुत शरारत करते थे, तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे, वे बस हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। तो कहते हैं बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं जैसे बचपन में जब वो कुछ शरारत करते थे तब वो उनके पिताजी क्या करते थे, सबको बुला करके अपने सामने खड़ा करते थे, वे बस हमको गंभीरता से देखते थे टिकटक लगाकर, और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, ना ही किसी बात पर डांट पड़ती थी, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इस पर हम लोग कहते थे हाँ, हम लोग समझ गए। इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ और बाहर जाकर खेलो।
इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। तो एक स्मृति, एक याद लता मंगेशकर जी ने क्या कहा कि जब बचपन में हम शरारत करते थे, बच्चे होते हैं, सभी बच्चे शरारत करते हैं, और कुछ पेरेंट्स आकर के बच्चों को दंड दे देते हैं, मारपीट देते हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी कहती हैं कि इनके पिताजी क्या करते थे, सबको पहले अपने पास बुलाते थे और हम सबको वो गंभीरता से देखते थे, एकटक लगा करके, और फिर जो है कुछ नहीं कहते थे समझ गए ना, तो हम कहते थे हाँ समझ गए, और फिर वो चुपचाप से बाहर भेज देते थे। यानी कि बस उनको जो है गंभीरता से देखना ही बच्चों के लिए बहुत कुछ था। यानी कि वो समझ जाते थे कि पिताजी गुस्से में हैं, तो अब जो है, यानी कि ऐसा तो उनका गुस्सा था। मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें हमें हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। तो कहते हैं मेरे पिताजी जो है बड़े कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने जो है हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ देखा। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर तक एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि एक नाटक में 5 अंक होते थे, फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले जो गायन की भी परंपरा थी। एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां, तालियां और वंश मोर मिलता था। तो अब जो है पिताजी के बारे में कहते हैं कि जब वो नाटक में जाते थे तो वहां पर 5 अंक होते थे, फिर उनमें लंबी लंबी जो है रागदारी वाले गायन भी की भी परंपरा थी। एक बार जो है जब उनके पिताजी गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां, तालियां और वंस मोर मिलता था। यानी कि लोग चाहते थे कि एक बार वो फिर से उस गाने को बोले। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज में गाते थे। अपने पिताजी को बाबा कहती हैं, लता मंगेशकर जी कहती हैं कि जो मेरे बाबा थे वो माइक पर थोड़ा तेज गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदल कर भी अपना गायन करते थे। यानी कि जो राग है उसका मेन, उस राग में सुर बदल देते थे। यही तो एक गायकार की कला होती है। अब सब कोई जो है हर किसी को कॉपी करना वो अलग चीज है, लेकिन आप जो है राग, गाने के राग को ही चेंज कर दे रहे हैं, उसको बदल दे रहे हैं। कहते हैं कि जब इनके पिताजी गाया करते थे तो उसमें वो क्या करते थे, सुर बदल कर भी अपने गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे। ठीक है, कि वह कुछ नया हो जाता था और फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग और उसके जो है सुर में वापस लौट आते थे। यानी कि वो एक गाने को जब गाते थे तो एक तो गाना मेन जो उसका राग होगा, लेकिन कुछ वो क्या करते थे उसमें सुर बदल देते थे, तो उसमें नयापन भी आता था। और जैसे ही उसमें नयापन आता था उसको गाने के बाद वो पुनः उस राग पर भी चले जाते थे। तो इस तरह से जो है उनके पिताजी जो हैं दोबारा से पहले वाले जो सुर हैं उनको भी गाते थे। आगे कहती हैं उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ भी नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। आगे लता मंगेशकर जी कहती हैं कि उस समय जो है म्यूजिकल ड्रामा का बड़ा चलन था। कहती हैं हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। कहती हैं कि हमारे वहां बिना म्यूजिक के कोई भी ड्रामा हुआ ही नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटक की यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। तो इन्होंने जो है पहली बार मराठी रंगमंच पर कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए थे। मतलब उन्होंने बकायदा कर्नाटक जाकर वहां का कुछ गीत और संगीत सीखा था। यानी कि अब जो है ये मराठी रंगमंच है, रंगमंच कहाँ पर हो रहा है, मराठा में।
ठीक है। और कहाँ का था? कर्नाटक और पंजाब का, यानी कि पंजाब और कर्नाटक का गाना वो कहाँ गा रहे हैं? मराठी के रंगमंच पर। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बकायदा कर्नाटक जाकर वहां का कुछ गीत और संगीत सीखा था। अब तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, उस समय हमें नहीं पता था कि कर्नाटक में कौन सा, तो वहां जाकर ही हमें पता चलता था कि वहां पर कौन से गाने, कौन से जो है वहां पर सुर गाए जाते हैं, कौन से वहां पर बोल गाए जाते हैं। तो ये सब जो है वहां जाकर उन्होंने सीखा था और वहां से लेकर आए थे, मतलब उन्होंने वहां जाकर सीखा था, जिसे अपने नाटकों में उन्होंने डाला था। मुझे यह भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी। अब एक ड्रामा और नाटक करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो रंगमंच पर, ठीक है, पर्दे में, जिस दिन उनका कोई प्रोग्राम नहीं होता था ऐसा, उस दिन वो घर पर ही क्या कर देते थे, उस दिन संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे। फिर वे उनमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। मेरे पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई जो है रिकॉर्ड कहाँ पर हैं? HMV से रिलीज हुए हैं। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयवंती का भी गाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा। तो ये सब जो है बातें उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया। किसने? लता मंगेशकर जी। अब यतेंद्र मिश्र ने उनसे दूसरा प्रश्न किया, पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा? तो लता मंगेशकर के जो पिताजी थे वो संगीत गायन करते थे, तो यतेंद्र मिश्र जी ने कहा कि हाँ, आपके पिताजी से उन्होंने संगीत के अलावा और क्या क्या चीजें सीखी है। लता मंगेशकर जी कहती हैं, सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा। उन्होंने क्या कहा कि संगीत के अलावा इन्होंने अपने पिता से सीखी है कि स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा उन्होंने दी। उन्होंने जो संस्कार दिए जिससे उससे जिंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिलती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपए दीजिए, फला चीज ला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। इस तरह जो चीज मैं कर पाई उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। मेरे पिताजी में यह बात देखी थी कि हर हालत में कैसे रहना चाहिए। कहते हैं मेरे पिताजी ने हमें ये सिखाया कि हमें जो है किसी से, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, हमें किसी से मांगना नहीं है, स्वाभिमान से जीना है। और कभी किसी से मांगना नहीं सिखाया, और हालत कैसी भी हो हमें हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में जो है रहना सिखाया। यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं ये बात भी मेरे पिताजी ने ही मुझे बताई थी कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो करो, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे, बाबा ने यह कहा था, बाबा ने उस समय इस तरह कोई निर्णय लिया था, यह सब बड़े काम आया है। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालत में कैसे जीना है। मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे कैसे भी स्वाभिमान के साथ ही जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। इनकी माता भी कुछ ऐसी ही थी। और देखिए ये सब बातें मेरे किताब कितने काम आई हैं। आज मेरे पास पैसे हैं, नाम है, हम आज जहाँ रहते हैं वह भले ही इतना छोटा सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं यतेंद्र मिश्र यानी कि लेखक। बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उनकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी। तो लेखक ने अब
लता मंगेशकर जी से प्रश्न किया कि बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उनकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उनकी नकल का स्मरण करेंगी। तो हंसते हुए लता मंगेशकर जी कहते हैं, अरे यह तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही नहीं थी जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ रहते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी, संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया था कि तुकाराम संदेह बैकुंठ जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वे यह गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं, अमी जातो आमचा गावा, आमचा राम राम घ्यावा, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए। हम कमरे में घर भर के गद्दे तकिए एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा, और पंडरीनाथ और आशा, ये तीनों जो है तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे, हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले लीजिए। यानी कि वो पिक्चर की क्या करते थे, वो जो है उसको उनको कॉपी करते थे। जैसा पिक्चर में दिखाया जाता था तो कॉपी करते थे। और बच्चे पहले बहुत खेलते थे, अब तो बच्चों के पास मोबाइल है, तो पहले वो जो भी देखते थे उसका जो है वो फिर बाद में अनुकरण करते थे और वही खेल बना देते थे। हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले लीजिए, खिलखिलाकर हंसती हैं। उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं रहती थी। तो यह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे, जिनमें धार्मिक फिल्में ज्यादा होती थी, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखने देते थे। उनका सख्त अनुशासन था कि वह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर हो और यह जान न पाए कि घर में फिल्मों का खेल खेला जा रहा है। तो यानी कि पिताजी जो है चाहते थे कि वो धार्मिक और देशभक्ति फिल्में ही देखें। ठीक है, तो कहते हैं कि दूसरी फिल्में हम तब देखते थे जब वो किसी काम के लिए बाहर चले गए, है ना, तो उस समय ही हम कुछ और फिल्म देख पाते थे चोरी चोरी, है ना, ताकि पिताजी को पता ना चले। अब नेक्स्ट जो है यतेंद्र मिश्र जी पूछ रहे हैं, अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाता तो वह कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती। तो नेक्स्ट प्रश्न किया यतेंद्र मिश्र जी ने लता मंगेशकर जी से कि अगर आपको फिल्म में काम करने का, अभिनय करने को कहा जाता तो आप किस फिल्म को चुनती, कौन सी फिल्म को आप जो है पसंद करती। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था और कुल 6 या 7 फिल्मों में किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आई थी। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना, और काफी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हैं तो कभी हंस रहे हैं, गा भी रहे हैं, मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी जरूर करता है। कहती है कि मेरा जो है कुछ फिल्मों मैंने शुरुआत में जब मैं छोटी थी तब मैंने लगभग जो है 6 या 7 फिल्मों में काम किया। ठीक है, और तब जो हूँ मैं बहुत छोटी थी। कहती है मुझे जो है ये सब अच्छा नहीं लगता था, मेकअप करना, लाइट के सामने जाना, और काफी लोग वहां पर खड़े रहते थे। ठीक है, और उनके सामने आप कभी जो है, क्योंकि फिल्म का मतलब होता है अभिनय करना, नाटक करना, तो आप वहां पर कभी रो रहे हैं, ठीक है, कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं, मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगता था। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी करता है, मगर अभिनय करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। हाँ, जो अच्छी फिल्में होती हैं उनको अप्रिशिएट करने का, सराहने का तो मेरा मन करता है, ठीक है, लेकिन उसमें अभिनय करना, उसमें जो नाटक है वो करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे कहती हैं, एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। उसमें भालजी पेंढारकर थे
जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उसमें खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिर का जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं भी आकर गाऊं। तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों में बाद की जो 2 पंक्तियां हैं उसे गाया था। जिन दृश्यों में मैं मौजूद थी भी हूँ, और मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही, मगर यहाँ रहा जा सकता है। तो एक फिल्म में ये दिखती हैं जिनमें इन्होंने लास्ट में जो है वो भी गाते हुए, तो कहती हैं बस छत्रपति शिवाजी में ही मेरा मन था कि मैं इस फिल्म में थोड़ा सा दिखूं, बाकी मेरा कोई ऐसा मेरी मंशा नहीं थी कि मैं फिल्मों में रहूं और फिल्मों में जो हूँ अभिनय करूं। यतेंद्र मिश्र जी, उस दौर में आपके काम की परिस्थितियां कैसी थी? क्या आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गई, अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबक बनी रही, जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थी? तो अब अगला प्रश्न है लता मंगेशकर जी के लिए। कहते हैं कि उस दौर में आपके काम की परिस्थितियां कैसी थी, यानी कि जब आप काम करती थी, गाती थी, तो वो परिस्थितियां कैसी थी? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गई, अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही, जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थी? तो आगे लता मंगेशकर जी उत्तर देती हैं, यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हूं। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस जमाने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपना जो है काम करती थी। मुझे याद है मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी। एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है, फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या फिर घर का खाली समय। किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमा कर उनकी जरूरतें पूरी कर सकूं, इसी में सारा वक्त निकाला जाता है। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात तो यही है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने हैं। तो यहाँ कहते हैं, फला फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कंट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं, तो इसकी उनको चिंता रहती थी। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर यतेंद्र मिश्र जी उनसे एक और प्रश्न करते हैं, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे यदि हम प्रश्न पढ़ेंगे तो उत्तर भी हमें करना होगा। तो ये साक्षात्कार चल रहा है लेखक लता मंगेशकर जी से, उनके जीवन के बारे में कुछ प्रश्न कर रही है, और उन प्रश्नों का उत्तर दिया है लता मंगेशकर जी ने इस चैप्टर में। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।